morning, sir. Good morning. मम्मी देख रहे हैं यहाँ देखो बहुत दूर दूर था गुड मॉर्निंग रिच है कहाँ We'll start in a minute's time. Let a few more people join. Yesterday we did the revision for differentiation. Different. Yes. So today we will do it for integration, and this might go on for a part of today and tomorrow. And tomorrow we will also start with differential equations. Okay. सर ये पेपर ऑनलाइन ही होंगे, प्री बोर्ड्स भी? प्री बोर्ड्स भी ऑनलाइन ही होंगे. Yes. अंदर जाऊं ठंडी How, लग रही है sir, how much marks? 10:30 वो अभी मुझे पता करना है. वैसे यूजुअली प्री बोर्ड्स जो होता है बोर्ड पैटर्न पे होता है, ठीक है. हाँ वो तो. लेकिन इस बार जो है जो बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे पता चला है कि वो उसको 50 मार्क्स का, जैसे कि यूनिट टेस्ट हमने पहले किया था उस तरह ही Yes, sir. एक बार मुझे कंफर्म करनी है वो बात. Okay. पेपर तो आप ही बनाएंगे सर. Yes, I'll make. ठीक है, तो we will start. I don't know when others will join. We can't waste time, right? So we will. सर आप मेन चीज बता दीजिएगा जो मतलब मोस्टली पेपर्स में आती है. हाँ. तो जो देखो अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए हैं, यूजुअली बिटवीन 2016 to 2018. ठीक है, तो 4 साल के बोर्ड के पेपर्स हैं जिनके ज्यादा क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं. ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. तो ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली बोर्ड में आएंगे आपको. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जैसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जो थे वो रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो वो अगर आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ है, जो बेसिक डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा इतने ज्यादा फॉर्मूले याद करने को नहीं होते हैं. ठीक है, क्योंकि ज्यादातर चीजों का डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर पाते हैं, थोड़े फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ते हैं. ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की तो उसमें तो हमें चैप्टर 5 के मिसलेनियस का सर 16 बता दीजिए. बेटा एक काम करिए, आपको ना जो भी क्वेश्चन है ना वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. ठीक है, वो फिर मैं आपको क्लास में करा दूंगा, क्योंकि इस तरह ना उसमें टाइम हमारा ज्यादा लग जाता है. अगर आप इस तरह पूछ तो कल ही क्लास है, मैं कल ही करा दूंगा वो. ठीक है, आप मुझे क्लास से 1-2 घंटे पहले भेज दो या फिर पहले शाम को भेज दो, तो वो मैं उसका स्लाइड इसमें डाल दूंगा और फिर वो आराम से हम फटाफट कर लेंगे क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर भेज दो या उसकी फोटो खींच के भेज दो, जिस तरह आराम लगे. ठीक है, and then we will do it in the next class itself. Okay, चलिए. Okay, तो let's move on and do some questions. तो इंटीग्रेशन में cos 2x plus 2 sin square x by cos square x. ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. ओके, कैसे करेंगे हम इसको? ये मतलब 1 मार्क टाइप का क्वेश्चन है, तो किस तरह करेंगे इसको हम? हमें आइडिया कहां से आएगा इसको सॉल्व करने का? देखिए, इस तरह के खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में हमारा सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि क्या गिवन एक्सप्रेशन को हम किसी तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना सब्स्टिट्यूशन, बिना किसी चीज के, केवल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके. वो हमारा पहला अप्रोच होना चाहिए हमेशा. तो अब हम क्या देखेंगे कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है. तो हम देख रहे हैं ये 2x है जिसमें 2 sin square x टर्म आती है 2x के अंदर cos 2x में. तो हम बस उस फॉर्म में लिखेंगे और ये इमीडिएटली जो है हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो चला. 2 cos square x minus 1 लिख सकते हैं.
बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर आप वो लिखेंगे तो ये तो लंबा हो जाएगा और भी एक्सप्रेशन, राइट। और फिर आपको काफी ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स आएगा। लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में, देखिए बात ये, लिख तो आप कुछ भी सकते हैं, आपको लिखनी वो चीज है ये सोचकर कि आपको, लाइक अ चेस प्लेयर ना, जैसे चेस प्लेयर सोचता है कि मैं चला तो कोई भी प्यादा सकता हूं अपना, लेकिन उससे आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो लिखने से पहले आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर इसको एक्सपेंड करता हूं, इसके कई सारे एक्सपेंशन हैं, कौन सा एक्सपेंशन यूजफुल है। ऐसा एक्सपेंशन आपको दिखाई दे रहा है एक एक्सपेंशन लिखने से, जो ये वाला एक्सपेंशन है, ऊपर जो न्यूमरेटर है केवल 1 रह जाएगा और नीचे cos स्क्वायर एक्स है जो sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो हमें वो चीज सोचनी है, और ये हमें कैसे आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने से। तो अब हमने देखा कि ये आ गया हमारा, तो ये ऊपर ये क्या बन गया इंटीग्रल, ये तो बहुत आसान इंटीग्रल बन गया, जो सर स्टैंडर्ड 10x हो जाएगा। 10x बन गया सर, 10x प्लस सी। वेरी गुड, प्लस सी मत छोड़िए, उसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, प्लस सी। ओके, तो जब भी इंटीग्रेशन का साइन हटेगा उसी समय प्लस सी आ जाएगा। ओके, तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब 1 मार्क टाइप में आते हैं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन की हमने कोई भी फीचर्स यूज नहीं किए हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है। Okay, let's look at the next question now. So how would we do this question? Okay, this is a typical question. Usually such questions will come for 3 to 4 marks maybe, right? तो ये क्वेश्चन हम किस तरह करेंगे, तो हमें जो सबसे पहली चीज दिखाई देती है इसमें कि एक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन एक्स की टर्म्स में है सब कुछ, और न्यूमरेटर में कॉज एक्स है जो उसका डिफरेंशियल है। तो इसका मतलब अगर मैं t इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, dt इज इक्वल टू सर कॉज डी। एक्स dx मिल जाएगा, यस सर। राइट। तो ये क्लियरली एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन है हमारे लिए, तो हम इसको यूज कर लेंगे और हमारा आ जाएगा ऊपर 2dt 1 माइनस अपॉन t t 1 प्लस, 1 प्लस स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई है क्लियरली, जिसको हम कौन से मेथड से करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इस चीज को, जो वी विल ओनली यूज दिस नाउ, ओके, तो वी कैन से कंसिडर 2 by 1 minus t 1 plus t स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, क्या पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे हमारे, एक तो लीनियर टर्म ax बनेगी, प्लस तो a by 1 minus t बनेगा, क्योंकि ये लीनियर है तो ऊपर खाली a आएगा। जो प्लस bx दूसरी, प्लस c। हाँ, ये जो दूसरी टर्म है ये फैक्टराइजेबल नहीं है आगे, राइट। तो Yes, इस वजह yes. से इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा बी टी प्लस सी, ऊपर एक लीनियर टर्म आएगी क्योंकि नीचे स्क्वायर टर्म है, ठीक है। Yes, तो sir. 1 डिग्री कम आती है ऊपर। ओके, अब हमें जो है इसको सॉल्व करना है, ओके। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज 2 इज इक्वल टू a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी माइनस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी, ct। ओके। तो इससे हमें आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू b इन दो टर्म्स से, क्योंकि t स्क्वायर तो 0 कोएफिशिएंट है और t का भी 0 कोएफिशिएंट है, तो b इज इक्वल टू सी भी आ गया, तो मैं यहीं लिख देता हूँ। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c आ गया, तो यहाँ पे मैं a डाल सकता हूँ और a इज Yes, इक्वल sir, टू डाल 1 आ गया, तो फिर ये सब भी 1 हो गए, ठीक है। तो हमें ये फॉर्म आ गई है। तो अब हम वापस अपने आई पे आ जाएंगे, इंटीग्रल पे। इंटीग्रल क्या है हमारा, अब हमारा इंटीग्रल बन गया है 1 by 1 minus t प्लस t
ओके, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर दो टर्म्स हैं, t प्लस टी नीचे 1 प्लस टी, 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, प्लस 1 बाय टी, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए हैं, राइट। अब इसको इस तरह लिख लेते हैं, नीचे भी मतलब यहाँ पे हाफ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका टी स्क्वायर का डिफरेंशियल ऊपर आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशियल ऊपर आ गया 2t। ठीक है ना, तो यूजुअली ये हमें सब्स्टिट्यूशंस बताने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो इसका पहले का आंसर क्या आएगा, क्योंकि t जो है वो माइनस में है, तो इसलिए आएगा ये माइनस लॉग 1 माइनस टी। ठीक है, प्लस अब ये हाफ तो रहेगा यहाँ, और ये फिर से क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद ये भी लॉग की ही फॉर्म में आएगा, राइट, लॉग 1 प्लस मॉड 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब ये जो है ये 10 में नहीं, ये 10 में आएगा, नीचे 10 स्क्वायर टर्म, 10 इनवर्स x 10 इनवर्स टी 1 प्लस t 10 इनवर्स टी आएगा प्लस सी आ गया। ठीक है, अब एक चीज हमेशा समझिए, ये हम मॉड्यूलस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि लॉग केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है ना, यस। तो कई बार आप देखेंगे कि जैसे 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो इसमें मॉड्यूलस साइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, वो इसलिए होता है क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये मॉड्यूलस लगाना बहुत जरूरी नहीं होता है, लेकिन जैसे 1 माइनस टी है, यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना डेफिनेटली जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारा, लेकिन आंसर हमें इस फॉर्म में कभी भी नहीं छोड़ना है, ये कॉमन मिस्टेक होती है सब्स्टिट्यूशन में, राइट। हमें क्या करना है इसके बाद, क्या करना जरूरी होता है हमेशा ऐसे में, टी की वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू पुट करनी है, राइट, क्योंकि लास्ट एग्जाम में भी मैंने देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने वो टी की फॉर्म में ही छोड़ दिया। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है, और टी क्या है हमारा, साइन एक्स है, तो ये हमारा जो आंसर हो गया, ये हो गया माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स प्लस, ओके, ये हाफ को मैं स्क्वायर रूट बना दूंगा, तो लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10 इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये लॉग टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं फॉर अ कॉम्पैक्ट आंसर लॉग, क्योंकि जितना सिंप्लीफिकेशन हम दिखा सकते हैं इट्स ऑलवेज बेटर। sometimes you may lose marks for not simplifying, sometimes you may not lose marks. Okay, so कोई इसका क्लियर क्राइटेरिया हमेशा नहीं होता, तो इट्स बेटर टू कंप्लीट योर आंसर। प्लस ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके सर सर 1 माइनस साइन एक्स को सर टी लेट कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, टी टी उससे हमें क्या मतलब, अब तो हमें आंसर लिखना है ना फाइनल। आप कब की बात कर रहे हैं, शुरू में? यस सर। उससे आपको क्या फायदा हो, मतलब आप कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आप वो करेंगे तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, उसकी जगह आपको 1 माइनस टी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगे ना आपके लिए बहुत। आंसर तो आ जाएगा उससे भी, क्योंकि सिंप्लीफाइड एक पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी, लेकिन द कैलकुलेशन विल बी अ लॉट मोर। देखिए, आपने अगर 1 माइनस साइन एक्स को टी ले लिया होता, तो 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी हो गया, तो टी क्या, साइन एक्स क्या होता, 1 माइनस टी होता, तो यहाँ पे आपको 1 माइनस टी होल स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ता,
तो वापस नीचे दोबारा सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ते, और वो भी जिसमें t नेगेटिव है, जिसमें साइन की गलती होने के चांसेस अधिक होते। ओके, so sir. that's not a good substitution to do. Don't do that. Okay, let's move on to the next question. How will we do this question? In my opinion, this is a slightly tricky question. Okay, so just give it a thought. कैसे करेंगे हम approach? तो इतना जितना ये ट्रिकी है, इतने ट्रिकी क्वेश्चंस तक तो बोर्ड में आ जाते हैं अक्सर। और ये कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसा। सर इसमें वो लगेगा, वो P4 T4 कौन सा? देखिए इसमें डेफिनेट इंटीग्रल का भी कोई फीचर यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो कर नहीं पाएंगे। ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो कोई बहुत आसान नहीं है इसमें इवन टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इंटीग्रेट? देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें हम समझ, इसको अपने दिमाग में हम थोड़ा सोचते हैं कि क्या ये हमें दिख सकता है कि ये क्या होता है। ये होता है 2 sin x cos x। सर इसमें प्रॉपर्टीज नहीं लग सकती डेफिनेट इंटीग्रल की? नहीं लग पाएंगी ना, क्योंकि देखिए ये तो ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। कोई π/4 से सब्ट्रैक्ट करने वाली भी प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी, राइट? सर ये वैसे सर ये P4 जहाँ तक मेरे हिसाब से जो यही था प्रॉपर्टी 4 जो थी। क्या थी प्रॉपर्टी 4? बोलिए आप। सर ये जो π/4 है -x। सर वो तो थी a से 0 f - x। हाँ, और दूसरा ये है ना कि आप अगर π/4 - x यहाँ पे डालेंगे भी, सोच के चलिए, साइन ऑफ π/4 - x तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं ना। नहीं सर नहीं। तो वो तो बहुत यूजफुल नहीं होने वाला है आपके लिए। तो देखिए क्या क्या चीजें जो हमें दिख रही हैं पहले वो देख लीजिए। हमें ये चीजें तो दिख ही रही है कि पॉसिबल है, राइट? Yes. कि नीचे sin x cos x आ सकता है, तो ये 2x तो चला जाएगा। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है? ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा ट्रिकी सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। वो क्या है कि हमें ये देखना है किस फंक्शन का, ये जो ऊपर दिख रहा है हमें, ये किस फंक्शन का डिफरेंशियल होता है। ये डिफरेंशियल होगा किस चीज का? देखिए ये किसका डिफरेंशियल है? माइनस cos x का। और ये किसका डिफरेंशियल है? sin x का। साइन, ठीक है, तो sin x माइनस cos x का ये डिफरेंशियल है। तो क्या नीचे की चीज को हम sin x cos x की टर्म में, sin x माइनस cos x की टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस चीज को स्क्वायर कर दें ना, यानी हम लिखें sin x माइनस cos x को का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा? sin x स्क्वायर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो 1 होता है, राइट? माइनस 2 sin x cos x, ये मिलेगा हमें। यानी कि जो sin x cos x है, sin x cos x वाली जो टर्म है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ sin x माइनस cos x।
जिसका हमारे को ऊपर डिफरेंशियल अवेलेबल है, यानी कि हम इसको सब्स्टिट्यूटेबल बना देंगे। अभी इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इस फॉर्म में लिख दें इसको, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने लायक बन जाएगा। जैसे हम करके देखते हैं कि हमारा आई क्या बन जाता है अगर हम, क्योंकि देखिए यहां से हमें क्या आ गया, हमें ये आ गया कि sin x cos x can be written as 1 minus sin x minus cos x whole square whole by 2, राइट? ये बन जाता है हमारा sin x cos x जो यहां पे है। तो हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, हमारा हो गया 0 पाई बाय 4 sin x प्लस cos x बाय, ठीक है, ये 16 है प्लस 9, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 sin x cos x। सो 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो अंदर बचा माइनस sin x माइनस cos x, राइट? अब इसके बाद कोई मुश्किल नहीं है करना इसको, ओके? So let's do that, continue to do. So what we can, we'll just simplify it a little bit more. Sin x plus cos x, अब नीचे आ गया हमारा 16 plus 9 25 minus 9 sin x minus cos x, राइट? तो अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, कौन सा? t is equal to sin x minus cos x। इसका मतलब dt is equal to sin x plus cos x dx। Got that? Is that clear? ये क्लियर हो गया? तो अब हम अपने इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिख देते हैं। क्या बनेगा हमारा? ऊपर तो केवल आ गया dt और नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया 16 प्लस 25 माइनस 9 t स्क्वायर। लिमिट्स क्या आएंगे अब ये बताइए? What will be the limits now? क्या सर? लिमिट्स, लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो लिमिट्स 0 to π/4 तो नहीं लिख नहीं सकते हम। जब भी हम इंटीग्रल जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है चेंज हो रहा है, तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो लिमिट्स कैसे निकालते हैं हम ये देखेंगे, जब x 0 है तो t क्या है? अगर x 0 है तो ये क्या है? 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो जब x 0 है तो t -1 है, और जब x π/4 है तो ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, t 0 है। तो हमारे लिमिट्स चेंज हो गए -1 से 0। ये बहुत क्रिटिकल है, ये याद रखना है आपको कि ये करना ही करना है, ओके? तो अब इसके बाद तो देखिए कोई बड़ी बात बची नहीं है इस इंटीग्रल में, क्योंकि अब हम इसको लिख देंगे ऐसे, और ये हम क्या करेंगे, 9 से 9 को कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है? 9 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 5/3 5 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, हाँ, राइट? ये फॉर्म बन जाएगी। सर 5/3 क्यों हो गया ये? मैंने 9 कॉमन ले लिया ना, तो देखिए जब 9 मैं कॉमन लूंगा यहाँ, तो ये 25/9 हो गया, जो 5 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर है। क्योंकि मैं इसको किस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं? इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर,
राइट। ये वाली फॉर्म में बनाने की यहाँ पे कोशिश ओके कर, सर। ठीक है ना। तो इसलिए ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए चीज एक साथ। ओके, तो अब ये हमारी वो फॉर्म आ गई। इसका हमें इंटीग्रल पता है, 1/9 तो कॉमन है और हम इसका इंटीग्रल लिख सकते हैं। क्या होता है इसका इंटीग्रल? 1/2a, ठीक है ना। a क्या है? सो 1/2 इंटू 5/3 लॉग, ठीक है। लॉग में क्या आएगा? नीचे 5/3 आएगा, नीचे आएगा 5/3 माइनस टी और ऊपर आएगा 5/3 प्लस, ठीक है। और लिमिट्स है -1 से 0 तक। ओके, so we can take this also out, so we will get 30. Okay, so I'll get 1/30 outside and I will put my limits on this now. So पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 0, तो ये क्या हो गया? log of 1 माइनस log of, ऊपर -1 रखा तो ये हो गया 2/√2/3 और नीचे हो गया 8/3 30, which is 1/4 and log 1 is 0 minus log 4. Log 4 can be written as 2 log 2. So 1/30 into minus 2 log 2. So our answer is minus 1/15 log 2. Okay, and remember it's a definite integral, तो प्लस c नहीं आएगा आखिरी में, ठीक है ना। ये तो आपको याद ही है कि प्लस सी नहीं आता है डेफिनेट में। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो था वो था ये गैस करना कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन इसमें लगेगा। ओके, और ये कोई इसका कोई मेथड नहीं होता है, ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है। जो सोचने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि क्या जिस चीज का ये डिफरेंशियल है या इन अदर टर्म्स क्या इसके इंटीग्रल की टर्म्स में हम नीचे की चीज को लिख सकते हैं। जब हमें कोई और तरीका नहीं मिलता तो ये सोच कई बार यूजफुल होती है, ठीक है सर हम्म तो sin x अपॉन cos x अपॉन 16 प्लस 9 जो इसके बाद कैसे होगा सर ये? कहाँ पे? दोबारा से बोलो, कौन सा स्टेप? सर I is equal to sin x plus cos x अपॉन 60 प्लस 9 सर। हाँ, ये इसके बाद सर सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया ना। ये सर इसके बाद बताना एक बार सर। हाँ, तो उसके बाद बस ये ब्रैकेट खोला है हमने, तो ये जो 9 था ये मैंने इसमें ऐड कर दिया 16 में, ये 25 हो गया -9 और ये है, ठीक है ना। इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया sin x माइनस cos t को t लगा दिया, तो डिनोमिनेटर हमारा बन गया 20, क्या बना था 25 माइनस 9t स्क्वायर और न्यूमरेटर तो dt रह गया खाली। फिर मैंने उसमें से 1/9 को कॉमन ले लिया बाहर, क्योंकि मुझे t स्क्वायर अकेला चाहिए ये फॉर्म लाने के लिए, ठीक है ना। 1/9 को मैंने बाहर ले लिया तो ये 5/3 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर में, जो ये वाली फॉर्म आ गई dt बाय a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और उसका हमने इंटीग्रल लिख लिया, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। फिर बस सब्स्टिट्यूशन है उसके बाद तो 0 और -1 का। एक चीज जो और आपको ध्यान देनी है वो ये है कि हमने ये लिमिट्स किस तरह चेंज की। लिमिट्स चेंज हो जाते हैं जब सब्स्टिट्यूशन होता है डेफिनेट इंटीग्रल, वो इंपॉर्टेंट है।
ओके आप सबके वीडियोस फिर से ऑफ हो गए, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन बेटा। Okay, let's move on to the next question. So this is a very, very simple question. How will we do this? Somebody has to tell me this. किस तरह करेंगे? मनीष, निखिल, वैभव, वीडियो ऑन करिए बेटा। कार्तिक, किस तरह करेंगे ये हम? सर ये अपर लिमिट माइनस वो लिमिट से। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, बस इंटीग्रल लिख देंगे और लिमिट्स लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि कोई इसमें तो सब अलग अलग टर्म्स हैं, कुछ है ही नहीं करने को। तो हम क्या करेंगे, बस इंटीग्रल लिखेंगे x³/3 प्लस 3/2x² प्लस ex और लिमिट्स लगा दी बस। We put in the limits and we will get our answer. ये हो जाएगा 27/3 which is 9 plus 27/2 plus e raised to the power 3 minus 1/3 minus 3. मनीष, निखिल, बेटा वीडियो ऑन करो अपनी। गुड मॉर्निंग सर। Good morning ma'am. हाँ जी सर। Okay, sorry, that's it. Okay, बस इसको अब सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है। Okay, which is 9 plus 27/2 minus 3/2 plus EQ minus C. ठीक है, ये तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, बस इतने पार्ट को सिंप्लीफाई कर देना है। मनीष, निखिल, वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, गॉट दैट? तो ये बिल्कुल सिंपल